अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? हाँ, अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और जो है वो टॉपिक रिलेटेड टू दी डिजीजेज एंड इन्फेक्शन। और उस टॉपिक का नाम मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे हम नाम देते हैं इम्यूनिटी से। ठीक है बेटा, तो आज कोशिश करते हैं कि आज के इस लेसन में हम इस चैप्टर इम्यूनिटी के जो भी एक्सपेक्ट हमारे ओ लेवल्स के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उसे हम कंप्लीट कर सकें। तो साथ साथ जो है वो रहिएगा, कोई भी बात आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू हो आप जो है वो उसको रिवाइंड करके दोबारा से समझिएगा, ना हो तो फिर आप मुझसे जो है वो राब्ता करके इसके हवाले से फर्दर अपनी क्लेरिफिकेशन कर लीजिएगा। तो इम्यूनिटी इटसेल्फ कंसीडर्ड इज द वे टू प्रोटेक्ट बॉडी against harmful effect of harmful effect of पैथोजन और एंटीजन। राइट बेटा, तो हमने इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक इम्यूनिटी में ये स्टडी करना है कि हमारी बॉडी ने किस तरह से पैथोजन और एंटीजन के अगेंस्ट अपनी प्रोटेक्शन लेनी है। और ये प्रोटेक्शन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि 3 लाइन ऑफ डिफेंस के साथ एसोसिएट होती है। तो हमने उसी जो है वो 3 लाइन ऑफ डिफेंस की फर्दर जो डिटेल है वो इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो बुनियादी तौर पर जब इम्यूनिटी की बात आती है तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हैव गॉट अ प्रॉपर मैकेनिज्म इन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंटीजन। तो whensoever we are discussing this term which is known as the antigen, right? So this antigen itself is a foreign body, or you can say a non body component in the form of cellular or non-cellular chemical substance that is recognized as non-self antigen or foreign body। तो इस डेफिनेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक एंटीजन बेसिकली कोई भी पैथोजन हो सकता है। एक एंटीजन कोई भी ऐसा केमिकल हो सकता है जो कि हमारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज करना है एज ए फॉरेन बॉडीज, और ये फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी के लिए एक नॉन सेल्फ एंटीजन की फंक्शनिंग परफॉर्म करती हैं। नॉन सेल्फ एंटीजन का मतलब ये है कि एक ऐसी एंटीजन जो बॉडी सेल्स को यानी कि लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हो कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर सकें। तो जरा इस बात को आपने जहन में रखना है। मैं यहाँ इसकी छोटी सी आपके सामने एक कैटेगरी बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक टर्म मैंने इस्तेमाल की एंटीजन, जो कि ऊपर आपके सामने लिखी है कि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। इसको हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक एंटीजन वो एंटीजन है विच इज कॉल्ड एज द सेल्फ एंटीजन। अब ये सेल्फ एंटीजन भी एक फॉरेन पार्टिकल है,
एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसे हमारी बॉडी यानी कि सेल्फ एंटीजन को हमारी बॉडी नॉर्मली तौर पर हम कह सकते हैं कि डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट इज बॉडी ऑन कंपोनेंट। अब क्योंकि ये बॉडी के अपना कंपोनेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज होती है, तो अगेंस्ट दिस सेल्फ एंटीजन जो लिम्फोसाइट्स हैं, these lymphocytes do not produce antibodies। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं मैं आगे आपको चल के समझाता हूँ। दूसरे तरह के एंटीजन को कंसीडर किया जाता है नॉन सेल्फ एंटीजन। ये जो नॉन सेल्फ टाइप के एंटीजन हैं, these antigen are considered as the antigen that stimulate lymphocytes to produce antibodies। अब अपने ख्याल रखना है बेटा कि जो नॉन सेल्फ एंटीजन होती हैं, इन नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स ने यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स ने, और स्पेसिफाई करें तो जो लिम्फोसिटिक सेल्स हैं, उन्होंने अपनी एक खास जो है वो मैकेनिज्म के थ्रू एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करनी है। और ये एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होना शुरू होंगे तो इन एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इन एंटीजन की जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज हैं, इन्हें मुकम्मल तौर पर हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में अपना रोल प्ले कर रही होती है। अब जरा आपने इस पॉइंट को जहन में रखते हुए एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आना है, और मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के एक सिंपल से जो है वो टॉपिक को, यानी कि हमारी बॉडी ने इम्यूनाइज होना है, यानी कि प्रोटेक्शन लेनी है अगेंस्ट दी हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ पैथोजन। तो हम इसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को बहुत ही जो है वो सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो इम्यूनिटी है इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। तो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन जनरल, और इन टाइप ऑफ इम्यूनिटी को नाम देते हैं एन एक्टिव इम्यूनिटी, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी, राइट। So first of all, we divide immunity into two major categories: an active immunity and a passive immunity. In case of active immunity, you must remember that in case of active immunity, what is happening? The body lymphocytic cells produce एंटीबॉडीज। तो अगर तो बॉडी सिस्टम एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इंश्योर कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड एन एक्टिव इम्यूनिटी। और इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, जो कि इसका अपोजिट एक फैक्टर आता है, जहां पर हमें इसका अपोजिट फंक्शन मिलेगा। इन केस ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी वी मस्ट रिमेंबर दैट के lymphocytes do not produce antibodies, राइट। तो ये बुनियादी डिफरेंस आप याद रखिएगा। अगर तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो रही है लिम्फोसाइट्स के थ्रू तो ये कहलाएगी एक्टिव, और अगर नहीं हो रही तो फिर हम नाम देंगे कि ये एक पैसिव टाइप की इम्यूनिटी है। ठीक है बच्चे, अब जरा आगे चलते हैं कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी जिसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इसके दो डिफरेंट फर्दर फॉर्म्स आ जाते हैं। मींस एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज, और इन्हें हम नाम देते हैं कि जो एक्टिव है ये एक एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी है।
और दूसरी टाइप है, ये कहलाती है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। राइट। बिल्कुल इसी तरह से जो पैसिव इम्यूनिटी है उसको भी हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। There are two different types of the passive immunities, which are known as the passive natural immunity and passive artificial immunity. इन इम्यूनिटीज को आपने अपने तौर पर अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। अब जरा आर्टिफिशियल और नेचुरल में फर्क जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है इसकी एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि पैथोजन enters in body through natural routes। इसको अगर अंडरस्टैंड करना बेटा, ठीक है। अब जैसे हमने एक इंफेक्शन पढ़ा था ऊपर, कोलेरा। अगर तो कोलेरा का बैक्टीरियम डायरेक्ट हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड से इंटर हो रहा है, या एचआईवी का जो वायरस है वो एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड मेथड के थ्रू डायरेक्ट इंटर हो रहा है, या ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी जो है वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एक एयरबोर्न इन्फेक्शन के तौर पर इनहेल हो रहा है डायरेक्टली ना। हमने पानी पिया, हमने फूड खाया, हमने जो है वो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से जो है वो इंटरेक्शन किया, या मॉस्किटो ने हमें बाइट किया हमारे बॉडी से ब्लड मील लेने के लिए और उसने प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है। तो ये सारे के सारे मेथड कंसीडर किए जाते हैं कि इन मेथड्स ने पैथोजन की एंट्री की है थ्रू नेचुरल रूट्स के थ्रू। अब जैसे ही ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होंगे, हमारी बॉडी का जो इम्यूनाइज सिस्टम है ये इन पर्टिकुलर पैथोजन की एंट्री को रिकॉग्नाइज करेगा, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। लिम्फोसाइट्स जो है वो अपनी प्रॉपर जो है वो मेथड के थ्रू एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो अगर कोई भी बैक्टीरियम डायरेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी में, या इनडायरेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी में किसी वेक्टर के थ्रू, और उस पर्टिकुलर पैथोजन की या एंटीजन की एंट्री को हमारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया है और उसके खिलाफ अब वो क्या करेगा वो जरा समझते हैं। इन केस ऑफ दिस कंडीशन, यहां पर मैं शो कर रहा हूं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है बेटा, ये लिम्फोसाइट्स, दीज लिम्फोसाइट्स डिवाइड। जब उसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद ये दो तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वन टाइप ऑफ सेल इज नोन एज मेमोरी सेल, और दूसरी टाइप के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को नाम देते हैं प्लाज्मा सेल्स। अब इनका पूरा नाम है लिम्फोसिटिक प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसिटिक मेमोरी सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, इन प्लाज्मा सेल्स ने अपने सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोडक्शन करनी है एंटीबॉडीज की। तो यहां आप ध्यान में रखेंगे कि जो लिम्फोसिटिक प्लाज्मा सेल्स हैं, दीज कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जबकि मेमोरी सेल्स होते हैं, दीज मेमोरी सेल्स ऑन द अदर हैंड बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि दीज मेमोरी सेल्स, दीज स्टे इन ब्लड, राइट, दीज मेमोरी सेल्स स्टे इन ब्लड, राइट, थ्रू आउट द लाइफ, राइट। एंड आगे क्या करना है इनको, एंड रेडी फॉर ready for second time second time infection response। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा।
and it is also known as the secondary response. अब अगर कोई पैथोजन लाइफ में पहली दफा बॉडी से इनकाउंटर हुआ है तो उसे हम नाम देते हैं कि वो अपने फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स को शो करेगा, यानी कि बाय द एंट्री ऑफ अ पैथोजन फर्स्ट टाइम इनटू द बॉडी, बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड दैट रिस्पॉन्डिंग इज नोन एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स. After few days, after few months, after few years, same type of pathogen enters into the body system. So in second time, body responds well because they have got memory cells in their body. And second time से मुराद दूसरी दफा नहीं है, second time से मुराद 2 3 4 5 6 जितनी भी दफा हो रही है कहानी, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. तो ये मेमोरी सेल्स ने सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जो है वो डेवलप करने में हेल्प कर देनी है. तो मेमोरी सेल्स बॉडी में स्टे करते हैं और इंतजार करेंगे, बिल्कुल जो है वो नॉर्मल जो है वो हम कह सकते हैं सेल्स की तरह, कि अगर वो सेकंड टाइम किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन को बॉडी में एंटर होता सिग्नल करते हैं तो फिर वो अपनी जो है वो सेकंड टाइम एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इंश्योर कर रहे होंगे. अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ा रहा हूँ बेटा, और इसको बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक ग्राफ शो कर रहा हूँ. इस ग्राफ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में ये ग्राफ जो है वो आ भी चुका है. तो ये मैं एक ग्राफ की आपके सामने लाइनिंग सेट कर रहा हूँ. इस ग्राफ की लाइनिंग को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है, राइट. तो यहाँ इस ग्राफ की कुछ जो है वो बेसिक लाइंस मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ. ठीक है, अब जरा आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि यहां मैं लिख रहा हूं डेज को टाइम के हिसाब से, और यहां पर मैं लिख रहा हूं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज. राइट. और अब मैं आपके सामने ये डेज जो हैं, इनके डेज के कुछ जो है वो यहाँ पर इंटरवल शो कर देता हूँ, बिकॉज 2 डेज इंटरवल यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं. एग्जामिनर 1 डे इंटरवल भी शो कर सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है 5 डे का इंटरवल शो कर सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है कि वो 12 डे का इंटरवल भी शो कर सकता है. तो यहाँ पर मैंने जो इंटरवल है, ये इंटरवल इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस इंटरवल को इस तरह से आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है, राइट. तो ये हमारा टोटल 18 डेज का इंटरवल मैंने शो किया आपके सामने. अब होगा ये कि जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एक पैथोजन की एंट्री होगी तो उस वक्त हमारे पास जो एंटीबॉडीज है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे. कोई एक स्पेसिफाइड एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं. अब पैथोजन की एंट्री हुई और पैथोजन की एंट्री हुई डे 2 में. इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डे 2 के बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ और आप नोट करें कि 4 डे के बाद इसकी स्टीप जो है वो थोड़ी सी डीप हो गई है और इसके बाद ये अपनी मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो गया, जस्ट लाइक दैट. ये जो पहली पीक है इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज ने अपनी रिस्पॉन्स को शो किया है. तो ये इसका कहलाएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स का मतलब है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कितनी हुई है. अब सपोज करते हैं कि इन्फेक्शन दोबारा हुआ, ये 12वें दिन के बाद दोबारा नहीं होगा, आफ्टर 12 डेज दोबारा नहीं होगा, कभी भी दोबारा हो गया इन्फेक्शन. तो ख्याल रखिएगा कि एक दफा हमारी बॉडी ने यानी कि एंटीबॉडीज ने पैथोजन को कंट्रोल कर लिया है तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में खत्म हो जाती है, ना होने के बराबर रहती है. फिर इसके बाद सेकंड टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो अब सेकंड टाइम इन्फेक्शन को आप देखें कि इसका जो पीक है वो ज्यादा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा रहती है. तो ये जो ब्लू लाइन है ये शो करती है सेकेंडरी इन्फेक्शन को. तो आपको दोनों इन्फेक्शन के रिस्पांस का अंदाजा हो रहा होगा कि प्राइमरी रिस्पांस स्लो है, सेकेंडरी रिस्पांस फास्ट है. प्राइमरी रिस्पांस में एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, सेकेंडरी रिस्पांस में एंटीबॉडी प्रोडक्शन बहुत तेजी से होती है और बहुत ज्यादा होती है. प्राइमरी रिस्पांस की एंटीबॉडीज बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाती हैं, जबकि सेकेंडरी रिस्पांस में प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहती है.
ताकि पैथोजन के हार्मफुल फंक्शंस को ज्यादा बेहतर तरीके से ये जो है वो कंट्रोल कर सके। ये आपने याद रखना है प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस की जो एक बुनियादी जो है वो एक्टिविटी है इसको। यहाँ पर ऊपर मैंने आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन की थी और वो थी कि आर्टिफिशियल जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, इसके बाद एक दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है जिसे हम नाम देते हैं कि ये एक एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिविटी है। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये एक्टिव है तो बॉडी ने एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करनी है और बॉडी से मुराद बी लिम्फोसाइट्स ने। आर्टिफिशियल कैसे होगी कि ये जो है इम्यूनिटी, दिस इम्यूनिटी इनिशिएटेड by injection or introduction of a vaccine. तो अगर किसी भी ह्यूमन को किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एक वैक्सीन की जाती है, जैसा कि आप सब बच्चों की पैदाइश के बाद तकरीबन 5 साल तक आपको डिफरेंट इंटरवल्स पर डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन के खिलाफ वैक्सीनेट किया गया है। अब आप बच्चों की जो एज है, इस एज में बच्चों को वैक्सीन किया गया प्रॉपरली। मेरी एज जो है, उस जमाने में पैदा होने वाले, जिस एरा में मैं पैदा हुआ, उस जमाने में पैदा होने वाले बच्चों को 2 या 3 वैक्सीन जो है वो लगती थी। और आप अपने घर में अपने पेरेंट को देखिएगा, स्पेशली अपने फादर को देखिएगा कि उनके लेफ्ट जो शोल्डर है या लेफ्ट अपर आर्म है, वहां आपको 2 पॉइंट्स नजर आएंगे, 2 स्कार नजर आएंगे, जो कि उनके बचपन के जो है वो वैक्सीनेटेड इंजेक्शन के जो है वो निशान है। तो मेरे भी जो है वो लेफ्ट साइड के जो अपर आर्म है, उसमें हमें जो है वो बाइसेप के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर 2 निशान नजर आते हैं। और ये आपको हर उस बच्चे में मिलेंगे जो अब बच्चा नहीं रहा, अब वो जो तकरीबन जो है वो 50 साल के करीब करीब हो चुका है। तो ये जो इंजेक्शन होते थे बेटा, ये वैक्सीन के, ये हमारी बॉडी को पैथोजन से बचने के लिए लगाए जाते थे। अब उसमें नेमोनिया के इन्फेक्शन थे, उसमें मीजल्स के इन्फेक्शन थे, जो कि हमारे जमाने में बहुत कॉमन टाइप के इन्फेक्शन थे, वो हम लगाए गए। आपको नेमोनिया का लगा है, आप लोगों को हेपेटाइटिस का प्रॉपर जो है वो वैक्सीनेट किया गया है। आप लोगों को अभी जो है वो थोड़े अरसे पहले, 1.5 साल 2 साल पहले, कोरोना के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है आपने इस्तेमाल किए होंगे ये जो है वो वैक्सीन। तो ये वैक्सीन हमारी बॉडी में नेचुरल बट आर्टिफिशियल जो है वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। अब इस वैक्सीन में बुनियादी तौर पर हमें नजर ये आता है कि ये एक ऐसा डोज होता है जो कि कंटेन करता है, यानी कि वैक्सीन की बात कर रहा हूं तो वैक्सीन कंटेन डेड और वीक पैथोजन। अब ये लेबोरेटरी में टेस्टेड होते हैं, ठीक है, और ये पैथोजन इतने कमजोर होते हैं या इतने इनएक्टिव होते हैं कि इनसे किसी भी तरह की हार्मफुल एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती। तो बॉडी ने इन्हें रिकॉग्नाइज करना है, बॉडी ने रिकॉग्नाइज करने के बाद इनके खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती है, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। अब अगर सेम पैथोजन अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नेचुरल रूट से एंटर होगा तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ ऑलरेडी प्रिपेयर है और इस पर्टिकुलर पैथोजन के हार्मफुल इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो वैक्सीनेशन की जाती है ये एक एक्टिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल टाइप है। अब आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी की तरफ। और पैसिव इम्यूनिटी में आपने ये चीज को जहन में रखना है कि ये पैसिव इम्यूनिटी भी हमें इन्हीं 2 फॉर्म में नजर आती है, जो कि नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव को कैटेगराइज कर रही होती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूर इसके जो है वो 2 साइड बना देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो सके, और कोशिश करता हूँ कि कलर भी अलग कर दूं ताकि अलग अलग कलर से आप पहचान सकें कि 2 अलग अलग जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। तो मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ पैसिव नेचुरल,
और स्पेसिफ नेचुरल से पहले आपने ये जहन में रखना है, तो यहां पर लिख देता हूं पैसिव आर्टिफिशियल। तो पैसिव नेचुरल और आर्टिफिशियल में आपने ध्यान में रखना है बेटा, चाहे पैसिव नेचुरल हो या पैसिव आर्टिफिशियल हो। अगर तो पैसिव लग गया है तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं होनी और मेमोरी सेल्स भी नहीं बनने हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है कि जो पैसिव टाइप की इम्यूनिटी है, तो इन दिस इम्यूनिटी लिम्फोसाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और यहां पर आप बढ़ा दें कि नो मेमोरी सेल्स। तो जो मेमोरी सेल्स हैं वो भी इस पैसिव टाइप की इम्यूनिटी में नहीं बनते। पैसिव का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिवेट नहीं है। अब इसके दो मेथड हैं, एक है नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये है कि जो एंटीबॉडीज हैं, इन एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज आर राइट, antibodies are supplied in body system। ठीक है, तो नेचुरल की बात कर रहा हूं, एंटीबॉडीज आर सप्लाइड इन बॉडी सिस्टम थ्रू, अब वो मेथड को आपने याद रखना है, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। इस बात को बेटा याद रखिएगा कि अब हम अपनी इन्फेंसी स्टेज पर चले गए हैं और पैदा होने के बाद हमारा जो फर्स्ट फूड था वो था क्लोस्ट्रम, और उसके बाद हमने तकरीबन 2 साल तक अपनी जो मदर थी उनके जो है वो बॉडी से फीड किया था मिल्क पर। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, इस ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होते हैं नेचुरल एंटीबॉडीज जो कि माँ ने प्रोड्यूस किए हैं, और माँ के एंटीबॉडीज उनके मिल्क से हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं एज ए सोर्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स के। तो हमने अपनी इन्फेंसी में जो एंटीबॉडीज मदर फीड से लिए थे, उसने हमारी बॉडी में एक पैसिव इम्यूनिटी जनरेट की। अब क्योंकि माँ का जो दूध है वो एक नेचुरल सोर्स है, तो इसलिए इसको नेचुरल जो है वो मेथड ऑफ इम्यूनिटी कंसीडर किया जाता है। तो जरा याद रखिएगा, मैंने लिखा है कि ये ब्रेस्ट फीड है एंड, और इसका सेकंड एग्जांपल है क्लोस्ट्रम। ये जो क्लोस्ट्रम है, ये क्लोस्ट्रम भी एक बुनियादी तौर पर एंटीबॉडीज डोज है। ठीक है बेटा, तो अब क्लोस्ट्रम के हवाले से आपने थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है कि जब फीडिंग स्टार्ट होती है किसी भी मैमल में, चाहे इंसान हो, चाहे काऊ हो, चाहे बफेलो हो, चाहे गॉट हो, तो उनकी जो प्रॉपर प्रोजेनी के बाद बिफोर दी मिल्केशन, उनके जो है वो ब्रेस्ट वाले रीजन से एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रोड्यूस होता है जो कि बच्चे का फर्स्ट डोज कहलाता है एंटीबॉडीज का, नेचुरली प्रोड्यूस होगा। और ये बच्चा दूध से पहले इस क्लियर लिक्विड को एज ए सोर्स ऑफ, एक हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज डोज यूज करता है, फुल ऑफ प्रोटीन है, और ये हमारी बॉडी में एक पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है। आगे आगे आते हैं कि जो पैसिव आर्टिफिशियल है, इस पैसिव आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहां पर जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज आर डोनेटेड बाय हेल्दी पर्सन। इसको जरा बेटा जहन में रखना है इस बात को। मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल जो है वो नरेट कर देता हूं, तो आप उसमें से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिएगा ना। अब सपोज करते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग किसी भी इन्फेक्शन की वजह से इल हो चुका है और उसकी बॉडी उसके नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के साथ उसको कोप नहीं कर पा रही है, और वैक्सीन भी उसने नहीं करवाई थी, अब बीमार भी हो चुका है। तो अब उसको उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से बचाने के लिए किसी हेल्दी ह्यूमन के ब्लड से वो एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब ये सारा का सारा साइंटिफिक मेथड है, रिसर्च लैब्स ये काम करेंगी।
तो एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जब कोरोना फैला शुरू में, और 2020 में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो बुनियादी तौर पर जो डोनर थे, यानी कि वो लोग जो कि रेजिस्टेंस थे, उन्होंने अपने ब्लड सैंपल्स डोनेट किए, और जो ब्लड लेबोरेटरीज थी उन्होंने उनके ब्लड से एंटीबॉडीज को सेपरेट किया, और वो एंटीबॉडीज के इंजेक्शन उन लोगों को इस्तेमाल में करने को दिए गए जो कि खुद कोरोना से नेचुरली तौर पर प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अगर वो बीमार हो गए थे तो उन्हें एंटीबॉडीज के जरिए सही किया गया। अब ये एंटीबॉडीज क्योंकि इंजेक्शन की फॉर्म में मिलती हैं, या ये एंटीबॉडीज हमें किसी ना किसी डोज की फॉर्म में मिलेंगी, तो अब क्योंकि इन्हें बनाने के लिए किसी ह्यूमन का इंटरफेयर है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कि ये आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमारी बॉडी की बन रही होती है। आगे हम यहाँ पर बात को लेकर चलते हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर हो चुके हैं। आगे हम अपनी बात को बेटा लेकर चलते हैं, तो हमें आगे एक इंपॉर्टेंट फीचर नजर आता है। मैं आपके सामने सिलेबस के एक पॉइंट को आपके सामने शेयर करना यहाँ पर चाहूंगा, ताकि आप इस सिलेबस पॉइंट को देखकर आइडिया लगा सकें क्या है। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली डिफेंस वे है अगेंस्ट द पैथोजन, और ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती है बाय द बॉडी सिस्टम। इसके बाद मैंने ये भी आपके सामने एक्सप्लेन किया कि ईच पैथोजन हैज इट्स ओन एंटीजन विच हैज स्पेसिफिक शेप। थोड़ा सा इस पे मैं बात कर लूंगा आगे चल के। डिस्क्राइब किया एंटीबॉडीज एज ए प्रोटीन दैट बिल्ट अप द दैट बाइंड अगेंस्ट द लीडिंग टू डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन और मेकिंग पैथोजन फॉर द डिस्ट्रक्शन बाय द फेगोसाइट्स। थर्ड पॉइंट मैंने आपके सामने भी डिस्कस नहीं किया, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और हम क्या कर चुके हैं, जरा इसको एक नजर देख लेते हैं कि explain that active immunity is gained after an infection by the pathogen or by a vaccine out, यानी कि इसमें गेन बाय द इन्फेक्शन यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी है नेचुरल वाली, और बाय द वैक्सीन यानी कि ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को शो कर रहा है। और हम क्या पढ़ चुके हैं, जरा इसके हवाले से एक दो नजर देख लेते हैं। यहाँ देखें, प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन है, ये भी हमने पढ़ना है। अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ाया अभी लेक्चर में। इसके अलावा यहाँ देखें कि वैक्सीनेशन में एक वीकेंड पैथोजन है जो कि एंटीबॉडीज के तौर पर आएगा। ये एंटीजन स्टिमुलेट करती है इम्यून रिस्पांस को और लिम्फोसाइट्स को कि वो एंटीबॉडीज बनाएं। फिर ये मेमोरी सेल्स बनाते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ये बात हो चुकी है। और इसके बाद हमने ये देखा कि एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन की वजह से ये जो वैक्सीन है ये अपना काम जो है वो कर रही होती है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी मैंने कहा था नहीं बताया, ये मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल के साथ। और ये भी एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको कि हम अपने, ये आप लोग अपने पेरेंट्स को देखें तो उनके अपर आर्म पर वो जो लेफ्ट साइड पर दो निशान है वो वैक्सीन के निशान है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस किया है, और वो ये है कि स्टेट दैट मेमोरी सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस इन पैसिव इम्यूनिटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मेमोरी सेल्स जो है इसलिए नहीं बनते कि पैथोजन एंटर नहीं हुआ पैसिव इम्यूनिटी में, एंटीबॉडीज इंटर होते हैं। तो एंटीबॉडीज सेल्फ एंटीजन होती हैं, तो उन्हें हमारी बॉडी ने जो है वो एज ए बॉडी सेल्स जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट चेक करें, एक्सप्लेन दैट पैसिव इम्यूनिटी इज अ शॉर्ट टर्म डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन बाय एंटीबॉडीज अक्वायर्ड फ्रॉम द अनदर इंडिविजुअल लिमिटेड टू क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो मैंने ब्रेस्ट मिल्क की तो बात कर ली थी, प्लेसेंटा की बात मैंने नहीं की है। ये मैं यहाँ आपके साथ कर देता हूँ कि जब हम अपनी जेस्टेशन पीरियड में होते हैं, डेवलपमेंटल पीरियड में, तो मदर प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड की जरिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल की एक्सचेंज होती है, इनमें से एक मटेरियल ये स्पेसिफाइड एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि माँ से हमें गिफ्ट मिलती हैं ताकि हम अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट जो है वो कर सकें। ठीक है बेटा। अब इसमें जो रह गया है वो ये रह गया है कि जो ये वाला पॉइंट 3 है, डिस्क्राइब एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट बाइंड्स टू एंटीजन लीडिंग टू डिफरेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन और मेकिंग ऑफ पैथोजन फॉर डिस्ट्रक्शन बाय द फेगोसाइट्स। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमने बेसिकली इस पॉइंट में डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी इटसेल्फ है क्या, हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, और वो टाइटल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर
ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, ये टाइटल मैंने लगा दिया है और सिलेबस से मैंने आपको वो कंपोनेंट बता दिया है। थर्ड जो है वो हमारा सिलेबस का एक कंटेंट है। आपने याद रखना है कि जो एंटीबॉडीज हैं, दीज एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ये वर्ड याद रखिएगा। इम्यूनो का मतलब है डिफेंसिव, ग्लोब्यूलिन का मतलब है प्रोटीन, यानी कि ये हमारी बॉडी के डिफेंसिव प्रोटीन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स। तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन है, इन 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन ने एक बहुत ही स्पेसिफाइड वे में अपनी फॉर्मेशन करनी है और एक एंटीबॉडीज की प्रॉपर शेप को डेवलप करना होता है। आगे मैं लिख रहा हूं, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आगे मैं लिख रहा हूं कि जो ईच एंटीबॉडी है specific to one type of एंटीजन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहां पर आपके सामने एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को लाकर पेस्ट करता हूं, ताकि आप एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, अब ये कंप्यूटर जनरेटेड जनरलाइज एंटीबॉडी स्ट्रक्चर होगा जो मैं यहां आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। बस मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं गूगल इमेज से एंटीबॉडीज के हवाले से कुछ जो बेसिक तस्वीर या बेसिक डायग्राम आप लोगों के लिए मुनासिब होगी वो मैं लेकर जो है वो आपके सामने शो कर रहा हूं। गूगल ने भी अभी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लगा दी है अपने इमेजेस को शेयर करने के हवाले से। पहले काफी आसानी से ये इमेजेस खुल जाते थे। तो अभी एक इमेज मुझे मिला है बेटा, मैं आपके सामने यहाँ पर इसको शो कर रहा हूँ और होपफुली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होने चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इमेज कॉपी किया है और अब इस इमेज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके इस बोर्ड पर, और गौर से इसको समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इमेज होने जाएगा। तो ये इमेज आपके सामने बेटा इस वक्त आ चुका है। मैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ यू कैन सी दैट दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। और ख्याल रखिएगा, इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो कि आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। मैंने जैसे डेफिनेशन में लिखा कि दिस एंटीबॉडी हैज गॉट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
अब जरा इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से आपने देखना है, ये है बेटा चेन नंबर 1 और ये है इसकी चेन नंबर 2, राइट। ये जो 1 एंड 2 चेन है ये कहलाती है इसकी लाइट चेन, मेंशन किया गया है यहां पर, दीज आर दी लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, ये चेन नंबर 3 एंड दिस वन इज चेन नंबर 4। ये 3 और 4 दोनों जो है वो हेवी चेन के तौर पर हम यहां पर देख रहे हैं। तो आपने ये बहुत आसानी से ध्यान में रखना है कि एन एंटीबॉडी कंप्राइजेस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 chains are light chains that are smaller and 2 chains are heavy chains that are comparatively larger chain है। अब दो हेवी चेन को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट जो है वो आपको अल्फाबेट नजर आ रहे हैं और वो एसएस से मेंशन किए गए हैं। ये जो एसएस है, ये एसएस को नाम देते हैं डाई सल्फाइड। ठीक है, ये एसएस जो है इसको नाम दिया जाता है डाई सल्फाइड बॉन्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के हवाले से, लेकिन आपने ये एसएस बॉन्ड के तौर पर इसको याद रख लें तो ज्यादा अच्छा है। डाइसल्फाइड बॉन्ड में यहां से कट कर रहा हूं। ये जो एसएस बॉन्ड है, ये एसएस बॉन्ड 2 हेवी चेन को कनेक्ट करता है और दिस एसएस बॉन्ड ऑल्सो कनेक्ट्स 1 हेवी चेन एंड 1 लाइट चेन। यहां अब तक आपको अगर ये समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। ये बीच में जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हिंज रीजन, और ये हिंज रीजन इसको फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं फ्लेक्सिबिलिटी, कि किसी हद तक हमारा जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिंजिन। अब नेक्स्ट बात आपको ये नजर आएगी कि एंटीबॉडीज के 2 पोर्शंस हैं या 2 रीजन हैं। रीजन 1 है वेरिएबल रीजन और रीजन 2 है कांस्टेंट रीजन। इसमें आपने ये जो वेरिएबल रीजन है इसमें आपने याद रखना है कि इसमें हेवी एंड लाइट चेन दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं, और जो कांस्टेंट रीजन है ये सिर्फ जो है वो मेड होता है बाय दी हेवी चेन का। अब ये जो वेरिएबल रीजन है, दिस वेरिएबल रीजन बुनियादी तौर पर ये अट्रैक्टिव होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि किसी भी एंजाइम का एक्टिव साइड होता है। तो ख्याल रखिएगा बेटा, मैं जो बात कर रहा हूं इसे अक्सर बच्चे मिक्सअप कर जाते हैं। ये जो वेरिएबल रीजन है, दिस वेरिएबल रीजन इज यू कैन से specified like the active side of an amino acid, number 1। नंबर 2, ये जो वेरिएबल रीजन है, दिस वेरिएबल रीजन हैज गॉट स्पेसिफिक शेप दैट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटीजन। तो जो एंटीजन है, हम एंजाइम के रेफरेंस से देखें तो ये सबस्ट्रेट है, और जो हमारा वेरिएबल साइड है इसका जो बाइंडिंग साइड नजर आ रहा है, ये बाइंडिंग साइड एक एक्टिव साइड का काम करता है। हर एक एंटीबॉडी का ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है ये एक खास किस्म की एंटीजन के साथ अपनी बाइंडिंग एक्टिविटी शो कर सकता है। अब जब एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है और हमारी बॉडी उसे प्रॉपरली रिकग्नाइज करने के बाद एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है, तो ये एंटीबॉडीज अपने सरफेस पर वेरिएबल रीजन पर मौजूद स्ट्रक्चर के जरिए इन एंटीजन के साथ केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, और फिर इस एंटीजन की जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें 2 तरीकों से खत्म करते हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि एंटीजन की हार्मफुल एक्टिविटीज को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, और मेथड नंबर 2 है कि ये एंटीजन के इस पर्टिकुलर सरफेस पर कुछ मार्कर लगाते हैं जो कि फेगोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है कि फेगोसाइट्स इसे जाकर ईटअप कर ले। तो मैं यहाँ पर ये दोनों बातें यहाँ पर शो कर रहा हूं, और वो आपके सामने यहाँ पर मैं शो करता हूं कि एक फंक्शन है ऑफ एंटी बॉडीज।
इसको हम एंटीबॉडीज का जो वे ऑफ कह सकते हैं वर्किंग है वो भी कह सकते हैं। तो फंक्शन में पहला फंक्शन है न्यूट्रलाइज, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंटीजिन। तो इसकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसकी मूवमेंट को जो है वो ब्लॉक कर देगा। दूसरा ये है कि ये ब्रेक कर देता है एंटी बॉडीज को। सो फैगोसाइट्स eat up them by phagocytosis। फैगोसाइटोसिस। तो ये बेटा हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर तकरीबन 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, नया चैप्टर है। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसके जो नोट्स हैं ये आपने खुद बनाने हैं, मैंने अच्छी खासी इसमें डिटेलिंग दे दी है, बुक भी पढ़िएगा आप। और किसी किस्म का कोई भी आपको स्टिल कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप के जरिए इसकी फर्दर क्लेरिफिकेशन जो है वो ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।